हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आकाश सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जहां अगर देखा जाए किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न तो अवश्य ही आता है। ठीक है, इतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सुनिश्चित है कि यहाँ से प्रश्न कोई ना कोई प्रश्न उठता ही जरूर है आयोग द्वारा। ठीक है, तो हालांकि मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला, लेकिन मैंने आपको बता दूं ये अनुसूची पर दूसरी मेरी क्लास है। इसके पहले मैंने एक क्लास ले चुका हूं जहां मैंने अनुसूची 1 से लेकर 7th तक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए हैं, कुछ ऐसे लॉजिक बताए हैं उसमें, जहां पर कि अपने मस्तिष्क में कैसे चीज़ों को बहुत आसान तरीकों से आप स्टोर कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन यह है कि पहले अगर इस क्लास को ले रहे हो तो इसके पहले आप उस वाली क्लास को ले लो। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना तो भैया तो चीज़ें समझ में आती है, बीच बीच में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो पहले मेरा सलाह यही है कि आप उस क्लास को पहले अटेंड कर लीजिए, वहाँ से चीज़ों को समझ लीजिए। इसके आगे वाले जो 1 से अनुसूची लेकर और अनुसूची 7th तक मैंने वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराया, उसको देख लीजिए। उसके बाद ये वाली क्लास देखिए। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, नहीं बीच बीच में पढ़ते रहेंगे कोई चीज़ें समझ में नहीं आती और कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो और दूसरी बात अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुसूची एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया कि यहाँ से अगर देखा जाए तो किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आता है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। इतना ज़्यादा जान लीजिए महत्वपूर्ण। कुछ ही टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा अक्सर उठते हैं, जैसे अनुसूची हो गया, संविधान सभा से हो गया, ठीक, मौलिक अधिकार हो गया। ठीक, यानी संघ में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम के बारे में, कुछ संसद से टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, फिर उसके बाद देखा जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इन ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से आए दिन किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। और ये पूरा पढ़ने का संविधान आवश्यकता नहीं है। अगर आप केवल प्रतियोगी परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने होंगे। ठीक, तो इस कुछ आर्टिकल्स को आप कवर कर लेंगे तो आप ये जान लीजिए, हाँ हाई लेवल तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे जवाब हैं जो यूपीपी हो गया, ग्रुप डी के लेवल से हो गया। ठीक है, यानी कि डी ग्रेड की जॉब के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें समझाने का प्रयास करूँगा और बताऊँगा भी, यानी कि आप चाहे डी ग्रेड की जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हो, सी, ठीक है, तो यहाँ से सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, चाहे पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे भैया आप ले लीजिए बैंकिंग के बारे में लीजिए, या कोई भी ऐसा पीसीएस तक लेवल की बात कर रहे हैं, वो यहाँ से सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और आपकी यहाँ से कवर हो जाएगा। तो लेकिन इसके पहले वाली क्लास आप क्या करें, ले लें। ठीक, तो आइए देखते हैं हम अनुसूचियों के बारे में। यहाँ से यानी 8वीं अनुसूची से मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा एक रिवीजन लेते हैं कि वो 7 अनुसूची में क्या था, अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 7 तक। ठीक है, अगर अनुसूची 1 में अगर हम बात करें भैया, ठीक है, 1 में क्या बताया है कि भारत के संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है कि यानी कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं। ठीक, वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनके नाम, इसके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख कहाँ पे, प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो अनुसूची 1 में किया गया है। फिर उसके बाद दूसरी अनुसूची में अगर हम बात करें तो दूसरी अनुसूची में भैया कुछ पदाधिकारियों की यहाँ पे वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया है। किसके भैया, वेतन एवं भत्ते का जिक्र किया गया है। कहाँ पर भैया, ये आपके दूसरी अनुसूची में। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए भैया तो तीसरी अनुसूची में, ठीक है, शपथ का बात किया गया है। किनका भैया, कुछ उम्मीदवार जो हैं उन व्यक्तियों के क्या किया गया है, यहाँ पे शपथ की बात की गई है। पहले में कुछ संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जैसे हो गए राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गए, संसद के जो
लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक, और साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, इनके क्या किया गया है, यहाँ पे वेतन और भत्ते का जिक्र किया गया। जबकि तीसरी वाले में अगर हम बात करें तो तीसरी वाले में कुछ उम्मीदवार जैसे कि संघ के मंत्री हो गए, राज्य के मंत्री हो गए, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज जो हो गए भैया, इन सब के क्या किया गया है, इनको शपथ दिलाई जाने का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद चौथे में अगर हम बात करें तो चौथे में भैया राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, किसके भैया, राज्यसभा के सीटों का आवंटन यहाँ पे कर दिया गया है। कहाँ पे, बंटवारा, मतलब किस राज्य से कितनी सीटें संसद के राज्यसभा में जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर बात करें पूरे भारत में सर्वाधिक सीट कहाँ से, यूपी से जाती है, 31 सीट है। ठीक है, और सबसे कम अगर बात करें तो जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, 7 राज्य आ जाती हैं, उनमें से असम को निकाल दीजिए क्योंकि असम में 7 सीट है, और बाकी सारे जो राज्य हैं वहां पर एक एक सीट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किस राज्य से कितनी सीटें जो संसद के राज्यसभा में जाएंगी उसका बंटवारा किया गया है। कहाँ पर, आपके चौथी अनुसूची में। वहीं पर अगर हम बात करें भैया 5वीं अनुसूची में, तो जो SC कैटेगरी आ जाती हैं, और SC कैटेगरी के क्या किया गया है, इनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। किसके, SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 6वीं अनुसूची में ये जो है भैया SC हैं, इनको हटा दीजिए। ST के शासन प्रशासन के बारे में बात किया गया, वो भी विशेष 4 राज्यों में। ठीक है, कौन कौन से हैं भैया, असम हो गए, समझ गए, मेघालय हो गए, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है, इनके शासन प्रशासन का जिक्र किया गया है। कहाँ पे भैया, स्पेशल 4 राज्यों में, यानी अनुसूचित जनजातियों के बारे में। 7वें में मैंने बताया है संघ एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, मतलब भैया भारत में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, बहुत सारे विषय ऐसे हैं, उस पर काम कौन करेगा, संघ सरकार काम करेगी या राज्य सरकार काम करेगी। ठीक है, तो इन्हीं की आने वाले भविष्य में कहीं विवाद ना हो जाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य, इसी रीजन से कुछ टॉपिक को डिवाइड कर दिया गया है 3 सूचियों में। ठीक, उसमें बता दिया गया है कि जैसे 3 सूचियों कौन कौन सी, एक संघ सूची है और एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। संघ सूची में बताया गया है कि इसमें जितने भी विषय को हम सम्मिलित कर देंगे उस पर कानून कौन बनाएगा, तो उस पर भैया कानून बनाएगा संघ सरकार। ठीक, जो राज्य सूची है, राज्य सूची में जितने विषय को हम सम्मिलित कर देंगे उस पर राज्य सरकार बनाएगा, और जो समवर्ती सूची है उस पर जितने विषय को हम सम्मिलित कर देंगे उस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करेगी। तो यहाँ पे बता दिया, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे परमाणु ले लीजिए, परमाणु संघ सूची का विषय है। ठीक है, समझ गए, तो इसमें यह बता दिया गया कि परमाणु से संबंधित जो भी कोई भी नियम कानून बनाना होगा वह संघ सरकार बनाएगी, उसमें कि राज्य सरकार नहीं बना पाएगी। ठीक, उसी प्रकार अगर हम बात करें राज्य में, राज्य से एक टॉपिक ले लीजिए पुलिस, उसमें सम्मिलित कर दिया गया राज्य सूची पर जो है पुलिस से संबंधित कोई नियम कानून जो होगा उस पर राज्य ही सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार नहीं बना सकती। और जैसे आप ले लीजिए समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में आप एक शिक्षा को ले लीजिए, तो शिक्षा उसमें बताया गया कि इस पर शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर सकती है। आप देखते हैं ना, CBSE बोर्ड होता है, एक यूपी बोर्ड होता है, मतलब हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समवर्ती सूची, तो इसको डिवाइड बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है ताकि दोनों राज्य और केंद्र सरकार के बीच कोई मतभेद ना हो, इस रीजन से यहाँ पर लाया गया था। समझ गए, तो यहाँ पर ये 7 चीजों को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पहली वाली क्लास में डिटेल में समझाया है और ट्रिक भी बताया, कुछ लॉजिक भी बताया था। जैसे पहले वाले में मैंने याद करने का एक ट्रिक दिया था कि जैसे आप कोई किताब खोलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, पहला पेज ओपन किए, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स में क्या होगा कि बहुत सारे टॉपिक उस किताब में जो है उस टॉपिक को दिया रहेगा और साथ ही साथ पेज नंबर दिया रहता है कि कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है। ठीक है, तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाने को आपको बताया कि यदि भारत के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या जानेंगे,
सबसे पहले जानेंगे कि राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ठीक है, भारत में। या कोई टूरिस्ट आ रहा है तो टूरिस्ट भैया आ रहा है भारत में, भारत को घूमना चाहता, तो उसको जानना जरूरी हो जाएगा ना कि भारत में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे आप अमेरिका घूमने जाएंगे तो आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि अगर हम किसी प्लेस पे जा रहे हैं, जैसे हवाई द्वीप पर जा रहे हैं, ठीक, ज्वालामुखी देखने, तो वहां मुझे जानना चाहिए कि अमेरिका में कितने राज्य हैं और किस राज्य में ये हवाई ये जो ज्वालामुखी है ये वहां पे स्थित है, ठीक। तो ये जानना जरूरी। उसी प्रकार भारत में यदि आप आ रहे हैं तो कौन से राज्य में कौन सी चीज, जैसे आगरा घूमना है, आगरा का ताजमहल, तो आगरा कहाँ है, आप वो यूपी में है, ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। तो उसी प्रकार हम बता रहे हैं कि यदि आप भारत के बारे में घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि क्या करना पड़ेगा, भारत में कितने राज्य कितने केंद्र शासित है, तो पहले में है। दूसरी को अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि वेतन, वेतन मतलब क्या होता है भैया, वेतन मतलब पैसा होता है। पैसा कैसे कमाया जा सकता है, यानी कि 2 नंबरी से अगर मैंने बताया था कि पैसा की अगर बात है 2 तरीके से कमाया जाता है। एक ईमानदारी के साथ, ठीक है, सम्मान से पैसा, मतलब आप मेहनत किए, मजदूरी किए, उसके प्रति जो मुझे वेतन मिला वो हो गया, ठीक। एक होता है भैया बेईमानी तरीके से, किसी को रास्ते में चलते छीन लिए, या ठीक है, या किसी का मतलब कोई गलत काम करके पैसा कमा लिए, तो जो गलत काम करके पैसा कमाया जा रहा है ये 2 नंबरी के रूप में जाना जाता है। आप कहते हैं ना बोलचाल भाषा में, सामान्य भाषा में, कि 2 नंबरी का पैसा, अरे भाई वो तो 2 नंबरी वाला काम करता है, ठीक है। तो वही बताया था कि जहां पे 2 अनुसूची की बात आएगी, याद कीजिएगा कि 2 से 2 नंबरी हो गया, ठीक। 3 में मैंने बताया था कि शपथ देखिए तो शपथ इसमें 3 वर्ण का प्रयोग किया गया, 3 अक्षर का, तो इससे जहां तीसरी अनुसूची आएगी वहां पर 3 वर्ण याद कीजिएगा, मतलब 3 वर्ण शपथ में भी है, लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान देना, वेतन में भी है, लेकिन वेतन 2 नंबरी से, तो वो वहीं कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे शपथ 3 वर्ण से, ठीक। मैंने फिर बताया कि चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया। इसमें मैंने बताया कि जहां पर 4 लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे एक सभा का निर्माण कर देते हैं, किस सभा का, राज्यसभा का, लेकिन विशेष यहाँ लोकसभा की बात नहीं की जा रही है, राज्यसभा की। फिर उसमें मैंने SC ST का प्रावधान इसमें 5वीं में बताया था। मैंने बताया कि भैया की जो 5 का आकार है, कुछ लोग तो S के समान ही बनाते हैं, ठीक। तो SC और ST का जहां बात आएगी वहां पे 5वीं, मतलब सॉरी, जहां 5वीं पे बात आएगी समझ लेना 5 का आकार S के आकार है, इस रीजन से SC और ST वाला प्रावधान 5वीं सूची में आ जाएगा, ठीक। वहीं पर अगर हम बात करें फिर वही चीज आपको 6वीं में भी बताया गया जो यहाँ पे बताया, लेकिन स्पेशल यहाँ पे भैया क्या बताया गया है, यहाँ पर भैया स्पेशल 4 राज्यों में बताया गया है, और केवल SC को हटा दीजिए और ST का प्रावधान किया गया है। मैंने यहाँ पे इन 4 राज्यों को याद करने के लिए ATM एक ट्रिक बताया था, ATM स्क्वायर, ठीक है, यानी कि भैया A से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा, और M से हो गया मेघालय, और दूसरे M से हो गया भैया मिजोरम, ठीक। फिर वैसे 7वीं में अगर हम बात करें भैया तो 7 से सूची, ठीक है, तो यहाँ पे 3 सूची बनाया गया है, किसके लिए भैया, संघ और राज्य के शक्तियों के बंटवारे के लिए, ठीक है, समवर्ती सूची और राज्य सूची और ये संघ सूची है, ठीक है। तो यहाँ इन सारे 7 अनुसूची को मैंने और बेहतरीन तरीके से वहां पे एक्सप्लेन किया है, तो आप पहली क्लास जाकर ले लीजिएगा और उसके बाद फिर क्या करेंगे आप भैया, इस वाली क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक। फिर अब आता है भैया इसके आगे इस सेशन को मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ, ठीक है, यानी 8वीं अनुसूची से हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, दूसरी क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक। समझिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से पूरा देखिएगा, सारी चीज आज आपको क्लियर हो जाएगी। आपने किताबों में रट्टा मारा है, चीजों को समझा नहीं है। जैसे 9वीं अनुसूची किस रीजन से लाया गया, 10वीं अनुसूची क्यों आवश्यकता पड़ी भाई, अभी 9वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान 50 में लागू रहा, 51 में कैसे आ गया, इतना जल्दी मुझे आवश्यकता पड़ गई ये संशोधन करने के लिए, ये कुछ ही महीनों में, ठीक। तो ये सारे रीजन मैं बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा भैया। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप कोई भी किताब उठाइए और चाहे जहां से आप पढ़िए भैया, सारी चीजें आपको समझ में आने लगती है, ठीक। अब आता है भैया 8वीं अनुसूची, ठीक। कौन भैया, 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची में अगर हम बात करें तो इसमें किसका प्रावधान किया गया है भैया, इसमें मानक भाषाओं का प्रावधान किया गया है, किसमें भैया, मानक भाषाओं, ठीक, भाषाएं का
प्रावधान किया गया। अगर हम बात करें मतलब कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन कुछ भाषाओं को उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया एक प्रकार का सरकार द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर पहली बात तो 8वीं अनुसूची का जहाँ पे जिक्र आएगा भैया, 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया, मानक भाषाओं का प्रावधान किया गया। अगर अच्छा, लेकिन इसमें भी अगर हम बात करें भैया, जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो जब संविधान लागू हो रहा है तो हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, तो इस 8वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो भैया कुल कितने मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया था, केवल 14 मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 22 मानक भाषाएं हैं। फिर 14 के बाद भैया इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया, जैसे पहले एक मानक भाषा को जोड़ा गया, फिर उसके बाद 3 भाषा को जोड़ा गया, फिर 4 भाषा को, इक्वल टू कितना हो गया भैया 22। वर्तमान में आपसे पूछेगा तो वर्तमान में कितनी भाषाएं का उल्लेख किया गया भैया, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया है, जबकि मूल संविधान में अगर हम बात करें भैया तो मूल संविधान में कितनी है, 14 भाषाएं। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछता है कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 14 किया गया है। जबकि आपसे पूछेगा भैया कि वर्तमान में अगर देखा जाए कितनी मानक भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 हो गई हैं, ठीक, समझिए, विशेष ध्यान दीजिए। अच्छा, ये ऐड कब किया गया भैया, ये प्रश्न पूछता है। कुछ अमेंडमेंट किए गए क्वेश्चन में भैया, तो ये धीरे धीरे ऐड किया गया, समझिए। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें 14 के बाद जो भैया पहले भाषा को जोड़ा गया है उसको 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, हाँ, 21वां संविधान संशोधन भैया 1967 में किया गया था। इक्कीसवां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, जिसके तहत क्या किया गया भैया, एक भाषा को जोड़ा गया, और वो कौन सी भाषा थी, वो भैया थी सिंधी, ठीक है। तो सिंधी भाषा को यहाँ पे जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में किया गया, विशेष ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद भैया 3 भाषा को जोड़ा गया, ये किस संविधान संशोधन द्वारा, तो ये भैया 71वां संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया था भैया, तो 1992 में किया गया है, और इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया है, विशेष ध्यान दीजिएगा भैया। कौन कौन सी भैया, जैसे हो गई एक कोंकणी, ठीक है, कोंकणी एक भाषा थी, एक थी भैया मणिपुरी, और एक भैया समझ लो विदेशी के रूप में नेपाली भाषा है, ठीक है। देख रहे हो ना, एक नेपाल की भाषा अगर देखा जाए तो यानी कि उत्तराखंड के एरिया में सारी चीज नेपाली भाषा बोली जाती है। यहाँ पे एक विदेशी भाषा को प्राथमिकता बहुत ज्यादा दे दी गई है और जोर भी दिया गया है। वहीं पर आप देखो तो भैया भोजपुरी एक भाषा है जो कि आज बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि उसमें से फिल्म गाना इतने गंदे आते हैं भैया। लेकिन और दूसरी बात अगर बात करें तो बहुत ज्यादा लोगों की प्रिय भाषा है, बहुत काफी लोग बोलते हैं, बिहार में स्पेशल भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन उसको नहीं ऐड किया गया है, ठीक है। तो विशेष ध्यान देना, लेकिन एक दूसरी भाषा को, एक विदेशी भाषा को समझ लो यहाँ पर प्राथमिकता दीजिए। उसी प्रकार अगर हम बात करें भैया तो अगली जो जोड़ा गया था उसको 92वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 4 अनुसूची को देखा जाए, इसको कब भैया, तो 2003 में जोड़ा गया था, ठीक। ये जो 2003 में जोड़ा जा रहा है भैया, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। कौन कौन सी, जैसे भैया संथाली, ठीक, और एक है मैथिली, ठीक है, मैथिली, संथाली भैया, और एक हो गया भैया आपका संथाली हो गया, मैथिली हो गया, बोडो एवं डोगरी, ठीक है। तो ये 4 भाषाओं को यहाँ पे जोड़ा गया, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भैया, ठीक। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार अगर देखे जाए तो भैया 8 भाषाएं बाद में ऐड हुई हैं, 3 अमेंडमेंट किया गया जिसके तहत इन 8 भाषाओं को जोड़ा गया, और टोटल अगर देखा जाए 14 + 8 भैया तो कितना हो गया, 22 हो गया। लेकिन इसमें समस्या ये आती है भैया, तो याद कैसे करेंगे, ये तो हम तो पढ़ लिए, जान लिए, ठीक है, लेकिन समस्याएं क्या होगी कि किस संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है, ये प्रश्न पूछता है। जैसे प्रश्न आपका आ जाएगा 71वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था।
तो यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा, एक यहाँ से दे देगा, 3 कहीं बाहर से देगा, ऐसी सारी चीजों को दे देगा। ठीक, तो याद कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें वेरी सिंपल बात है भैया, समझिए। इसको हम बताने से पहले सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि भैया ये जो 14 भाषाएं हैं जो आपके मूल संविधान में था, ठीक है, ये कौन कौन सी भाषाएं थी। एकदम आसान है भैया, चीजों को एकदम नॉर्मल तरीके से आप देखते चलिए, समझिए, समझते चलिए। आज के बाद एक 22 की 22 भाषाएं भैया आपकी रट जाएंगी। अगर रट भी नहीं जाती है तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके मस्तिष्क में ये सारी भाषाएं वे एक पिक्चर की तरह ऐड हो जाएगी, और जब कभी प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में प्रेशर दीजिएगा, सारी चीजें एकदम आपको याद हो जाएगी, समझिए। बस एकदम आसान, कुछ मैप के जरिए मैं आपको बताने चल रहा हूँ, वो समझिए। उस राज्य में बताऊंगी कौन से राज्य कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, और आपके मस्तिष्क में ये पिक्चर एकदम ऐड हो जाएगी। कोई पूछेगा आप भले ना बता पाए, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप प्रश्न को सही कर लेंगे, और आपको केवल प्रश्न सही करना है, मास्टर नहीं बनना है, समझिए। यानी कि भैया आपको वहां पे जब ऑप्शन आए तो सारी चीजों को आप क्या करें, सही कर पाए। आपको नंबर से मतलब है, आपको एक सिलेक्शन से मतलब है, एक सरकारी नौकरी से मतलब है। ठीक, तो इसको अगर हम बात करें भैया तो एक मैप बना लेते हैं भारत का। वैसे भी ये बनाना नहीं आता है, लेकिन प्रयास, कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो हम प्रयास कर सकते हैं, हो सकता है अच्छा बन जाए। अच्छा ना बन जाए तो आपको चीज़ों को समझने के लिए अगर देखा जाए भैया तो बन ही सकता है, आप समझ जाएंगे। ठीक, और इसके नीचे क्या है भैया, श्रीलंका है ना, जिसे आप बचपन में पढ़ते होंगे तो आप कहते हैं ना भारत के नीचे लंका लटका है। ठीक, हम वो पढ़ते रहे भैया जब तक, तब तक हम वो सोचते रहे कि अच्छा सही में भारत के नीचे का वह लंका, श्रीलंका लटका है भैया, लेकिन लटका नहीं है। ठीक, इसे ध्यान दीजिएगा। तो ये था आपका इंडिया भैया, हमारा प्यारा भारत, दुनिया का एक पहला इकलौता ऐसा देश है जो दिखने में उसका जो मैप है जब आप बनाते हैं तो बेहतरीन तरीके से लगता है। तो भैया जब अच्छे से बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा बनता है, ये तो अभी बना नहीं है, इस रीजन से आपको बुरा लग रहा होगा। ठीक, समझिए, लेकिन हमें चीजों को समझना है बस केवल। अब यहाँ पे 14 मानक भाषाएं हैं भैया। इस 14 मानक भाषाओं को अगर देखा जाए जो मूल संविधान में है, 21 कौन कौन सी भाषाएं हैं, थोड़ा सा आप देखते चलिए, एकदम आसान हो जाएगी। देखो, एक भाषा यहाँ पे एक राज्य पड़ जाता है भैया, जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर दोनों भैया क्या था, एक हुआ राज्य हुआ करता था, लेकिन अब एक केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है, ये वाला इलाका भैया, यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है, कौन सी, कश्मीरी। कौन सी, कश्मीरी भाषा बोली जाती है। तो इससे आप जानिए जम्मू कश्मीर की एक भाषा थी कश्मीरी, कश्मीर की, और वो मानक भाषाएं थी। इसी के नीचे आप थोड़ा सा आएंगे भैया तो ये आपको पूरा का पूरा कौन सा मिलेगा भैया, पंजाब मिलेगा। पंजाब से कौन सी भाषा हो गई भैया, पंजाब से हो गई भैया कौन सी, पंजाबी। ठीक है, कौन सी हो गई भैया, पंजाबी भाषा। ठीक है, पंजाब से पंजाबी हो गई। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, राजस्थान आएगा। राजस्थान की कोई भाषा इसमें नहीं ऐड की गई है। राजस्थान के नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो देखेंगे भैया यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा कौन सा इलाका मिल जाता है आपको, एक गुजरात वाला मिल जाता है। और गुजरात में, गुजरात से कौन सी हो गई, गुजराती हो गई भैया। ठीक है, कौन सी भाषा हो गई भैया, गुजराती। तो ये कहाँ पे, ये भी मतलब ऐड की गया है, आपके मूल ही संविधान में था। ठीक, अब गुजरात के नीचे आप थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे आप यदि आप देख रहे हैं भैया, तो यहाँ पर एक भाषा है कौन सी, यहाँ पे एक राज्य पड़ता है कौन सा, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी क्या है, मुंबई है। ठीक है, महाराष्ट्र, माँ से महाराष्ट्र हो गया भैया, और माँ से कौन सी हो गई, माँ से मराठी हो गई भैया। कौन सी हो गई, मराठी। तो इन्हीं की महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाए, मराठी। ठीक है, उसके नीचे आप आएंगे भैया तो गोवा। ठीक है, एक भाषा, एक कौन सा राज्य पड़ेगा, गोवा। गोवा में अगर बात करें तो भैया वैसे तो कोंकणी बोली जाती है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको यहाँ पर अलग तरीके से लॉजिक बताएंगे, ट्रिक कैसे याद करना है। यहाँ पे गोवा को छोड़ देते हैं, जान जाइए कि कोंकणी यहाँ पे गोवा में बोली जाती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जानिएगा, फिर गोवा के नीचे आप आएंगे भैया तो कर्नाटक पड़ेगा। गोवा कभी घूमने गए हैं? नहीं है? अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। अभी जाना भी मत, क्योंकि भैया ये जिम्मेदारियों का दौर चल रहा है। 18 से 25 के बीच वाला जो होता है, मैं इसको गोल्डन एज समझता हूँ। और इसमें आपका जो समय मिला है इसका सदुपयोग कीजिए भैया, दुरुपयोग मत कीजिए। किसी के पीछे भागना, यारी दोस्ती, ये सारी चीजों को एक साइड में करिए, क्योंकि कल के दिन आप कुछ आपके पूरा बन जाएगा ना। आप भैया बने बनाए हैं तो दुनिया पूछती है, समझ गए। और बना बनाए नहीं है तो कोई नहीं पूछता है। आज के डेट की पहली प्राथमिकता है भैया, आप माने या ना माने, जिस प्रकार का समाज का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है उस प्रकार देखा जाए तो पैसा पहली प्राथमिकता है। यदि आपके पास पैसा है भैया तो सारी चीजें आपके साथ में है, और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। तो पहले अपना समय जो है सही सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, और खुद को बेहतर बनाने में पूरा समय दीजिए। किसी के पीछे मत भागिए, न यारी, न दोस्ती, न प्यार, न मोहब्बत। ये सारी चीजें सब अफवाहें भैया, ये सब पैसा का दिखावा है। जहाँ पे लोग के पास पैसा, वहीं के पक्ष में रिश्ते चले जाते हैं। कहते हैं ना कि एक लाइन है भैया, जैसे कि अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, यानी कि भैया कि अगर यदि आपके पास पैसा नहीं है तो अपने रिश्ते भी क्या हो जाते हैं, पराये हो जाते हैं। और यदि आपके पास पैसा है तो पराये रिश्ते भी अपने हो जाते हैं। तो ये कटु भैया सत्य है, आप माने या ना माने, ठीक है। समय के अनुसार सारी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। यदि आपका समय सही चल रहा है तो सारी आपके फेवर में है, और यदि कहीं ना कहीं आपको लगा कि आपकी समय जो है बुरा चल रहा है तो वो आपके सारे रिश्ते क्या हो जाते हैं, पराये हो जाते हैं। यानी कि तो मेरे कहने का तात्पर्य है भैया कि पूरा समय आपको सदुपयोग कीजिए, खुद को बेहतर बनाने में दीजिए। कल के दिन आपको जॉब मिल जाएगी तो जो आपसे टूटे हुए हैं ना, सबसे पहली बधाई उन्हीं की आएगी। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो समय रहते हुए समय को पहचान लो, नहीं तो समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके, ठीक। तो विशेष ध्यान दिया। फिर उसके बाद अगर तो वही मैंने बताया कि यदि आप जब जॉब मिल जाएगी तब गोवा घूमने जाइएगा, शादी विवाह कीजिएगा। उसके बाद भैया कुछ पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, उनके साथ जाया भैया, ठीक, समझिए। हाँ, फिर उसके बाद अगर हम बात करें भैया, गोवा के नीचे आप आएंगे तो एक राज्य पड़ेगा, कौन सा, कर्नाटक पड़ेगा। कर्नाटक में एक लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, जो इसमें ऐड है, कौन सी, मलयालम, सॉरी वो कन्नड़। का से कर्नाटक भैया, का से कन्नड़ हो गया, ठीक है। तो कन्नड़ यहाँ पे बोली जाती है, कहाँ पे भैया, कर्नाटक में। फिर उसी के नीचे थोड़ा सा आप आएंगे मेरे मित्र मेरे भैया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एक राज्य पड़ जाएगा, इधर एक केरल राज्य पड़ जाएगा। केरल से अगर देखा जाए भैया तो यहाँ पे एक बहुत एक भाषा बोली जाती है, कौन सी, मलयालम, ठीक है। मलयालम, मलयालम कहाँ बोली जाती है भैया, तो स्पेशल देखा जाए तो केरल राज्य में बोली जाती है, ठीक, सॉरी। उसके बाद अगर देखें भैया तो यहीं पर एक राज्य मिल जाता है, तो एक राज्य मिल जाएगा भैया, कौन सा, ये मिल जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में अगर देखा जाए भैया तो तमिलनाडु में कौन सी बोली जाएगी, तमिल भाषा, ता से तमिल, ता से भैया तमिल भाषा हो गई, ठीक। तो ये तमिलनाडु में बोली जाती है, ठीक। उसी के बाद अगर देखा जाए भैया तो इसी के ऊपर आप जाएंगे तो एक राज्य है, कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भैया अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में कौन भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में एक भाषा बोली जाती है भैया, तेलुगु, ठीक है। तो तेलुगु जो है ये कहाँ भैया, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। अब उसके ऊपर अगर थोड़ा सा आप जाइए भैया तो यहाँ पर एक भाषा बोली जाएगी, कौन सी, यहाँ पर एक राज्य पड़ जाएगा भैया, उड़ीसा, ठीक है। पहले इसका नाम था उड़ीसा था, लेकिन 2011 में क्या हुआ है, इसका नाम परिवर्तित करके ओडिशा कर दिया गया है, ठीक, समझिए। और भारत में पहली बार किसी नाम का परिवर्तन हुआ है तो संयुक्त प्रांत 1950 में, यानी अपना यूपी परिवर्तित किया गया था, संयुक्त प्रांत से हटाकर उसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यानी कि इसका और जो उड़ीसा था, उड़ीसा का ओडिशा जो किया गया है ये 2011 में किया गया था। यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है भैया, उड़िया, ठीक है।
उड़िया भाषा। अच्छा, नाम के साथ साथ इसकी भाषा का नाम भी चेंज कर दिया। पहले उड़ीसा था तो उड़िया कहा जाता था, अब क्या हो गया, ओडिशा हो गया है तो ओडिया कहा जाता है भाषा का नाम। ठीक, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे आप तो एक भैया मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल ना, बंगाल जो हुआ करते थे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो भैया स्वाभाविक सी बात है, बंगाल है तो बांग्ला बोली जाएगी भैया यहाँ पे। ठीक है, बहुत मात्रा में बोली जाती है, बहुत पॉपुलेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखें इस पूर्वोत्तर राज्य में, यहाँ पे 7 राज्य मिल जाते हैं, पूर्वोत्तर में एक भैया मिल जाएगा, यहाँ पे बीचों बीच में असम मिल जाता है। तो असम से अगर हम बात करें तो असम में कौन सी भैया, असमिया, कौन सी, असमिया भाषा बोली जाती है। तो एक कितने हो गए भैया, काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 हो गए। अभी 3 कम पड़ रही है भैया, तो 3 कौन कम पड़ रही है, एक भाषा जो भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, ठीक है, वो कौन सी है भैया, वो हिंदी है। कौन सी, हिंदी है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक हमारी सबसे प्राचीन भाषा जिसका हिंदी से ही उत्पत्ति हो, जिसका उसी भाषा से हिंदी का और सारी अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जो वेद पुराण में थी, कौन सी भैया, संस्कृत। ठीक, एक महत्वपूर्ण। और बहुत सारे यहाँ पर अगर देखा जाए इस्लाम धर्म में या इस्लाम समुदाय में बहुत ज्यादा स्पेशल भाषा बोली जाती है, उर्दू। तो यहाँ पे भैया एक भाषा हो गई उर्दू। ठीक है, तो ये 3 भाषाएं, यानी कि भैया 11 ये और 3 एक काउंट कीजिए। देखो ये तो पहली बात, अब लॉजिक कैसे याद करेंगे। पहली बात, यहाँ पे मैप जो है आपके मस्तिष्क में एक पिक्चर बन रही होगी, किनारे जितने राज्य हैं उन्हीं में ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो आप एक मस्तिष्क में यह पिक्चर बना लीजिए कि किनारे जितने भी राज्य हैं उन्हीं में बोली जाती है। कुछ को तो याद ही नहीं करना है भैया। कश्मीर की जहां बात आई, कश्मीर से कश्मीरी भाषा हो गई। पंजाब की जहां बात आई, पंजाब से पंजाबी भाषा हो गई। यदि आपको राज्यों का ज्ञान है तो एक कभी नहीं जीवन में भूल पाएंगे। तो राज्यों का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक, फिर उसके बाद नीचे आएंगे, गुजरात से गुजराती हो गया और महाराष्ट्र से मराठी हो गया भैया। का से कर्नाटक, का से कन्नड़ हो गया। लेकिन केरल वाला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। केरल वाला भैया वैसे भी देखा जाए तो यहाँ सर्वाधिक पॉपुलेशन में मलयालम बोली जाती है। ठीक, तो यहाँ पे मलयालम हो गया केरल से। उसी प्रकार देखा जाए भैया तो तमिल जो है, समझिए ये वाला तमिलनाडु, तमिल से तमिलनाडु हो गया भैया, और तमिल भाषा भी बोली जाती है। उसके ऊपर जाएंगे भैया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बहुत ज्यादा बोली जाती है। समझिए, यहाँ तो तेलुगु में बहुत सारी मूवी वगैरह बनती हैं साउथ में देखा जाए। फिर ओडिशा में जाए, ठीक है, ओडिशा में भैया ओ से ओडिशा हो गया, ओ से ओडिया हो गया भाषा, या ऊ से उड़ीसा हो गया भैया, ऊ से उड़िया भाषा हो गया। बंगाल में जाएंगे तो बा से बंगाल भैया, पश्चिम बंगाल, अब आ से बांग्ला हो गया। असम में जाएंगे भैया तो आ से असम, आ से असमिया हो गया। ठीक, तो इस प्रकार के 11 भाषाएं थी, और 3 तो आपको भूलना ही नहीं है, मुख्य भाषा है भारत की। देखो यहाँ पे अंग्रेजी नहीं है, आप लोग अंग्रेजी की प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन आज के डेट में अंग्रेजी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है भैया, लेकिन इनमें नहीं जोड़ा गया है। ठीक, तो ये भैया एक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में बोली जाती है, लगभग 43% आबादी में, तो वो भैया हिंदी बोली जाती है। और हमारी एक भाषा भैया जो वेद और पुराण में थी, ठीक है, प्रचलित थी, संस्कृत। और इस्लाम धर्म में देखा जाए और इस्लाम लोगों में देखा जाए तो उर्दू को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। उर्दू तो ये 3 भाषाओं को आप ऐसे ही पता होना चाहिए। ठीक, अब आता है इसमें ये भैया जो है तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा ये जो भैया सिंध को ऐड किया गया है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें भैया 71वां संविधान संशोधन जो 3 ऐड किए हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। अगर आप देखिए तो अणा वर्ण का यहाँ भी प्रयोग किया गया और अणा वर्ण का यहाँ भी प्रयोग किया गया, समझिए, जिसको आप अणा कहते हो, समझिए, अणा वर्ण का यहाँ भी, दोनों में अगर देखा जाए तो ए वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो इससे आप यह लॉजिक लगा लीजिएगा कि कोंकणी और मणिपुरी दोनों, या तो आप उच्चारण कीजिए, देखो एक सेम बन रहा है, कोंकणी मणिपुरी। ठीक, तो इससे आप एक लॉजिक, और एक हो गया समझ लेना कि विदेशी भाषा इसमें लाकर ऐड कर दी गई है, नेपाली। ठीक, फिर यदि आप देखें तो भैया इनके दोनों में, पीछे की तरफ देखें भैया, इन दोनों शब्द में तो 2-2 वर्ण आपको दिखाई, 2-2 अक्षर दिखाई देती हैं जो सेम है भैया। यहाँ पे थाली है, यहाँ पे थली है। तो इससे थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, चीजों को माइंड में, सारी चीजों को स्टोर करना सीखिए।
ठीक है। कैसे आप थोड़ा सा प्रेशर दीजिए सीखने के लिए। कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं बनी है कि जो भैया बहुत कठिन हो, बस आप इस ठान लो कि मुझे सीखना है। समझिए, पढ़ाई भैया रटने से नहीं होती है, चीजों को समझने से आती है। रटेंगे आज रटेंगे कल भूल जाएंगे, लेकिन आप चीजों को समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो आपकी एकदम इजी हो जाती है पढ़ाई। पढ़ाई से आसान तो भैया कोनो चीज हमें नहीं यार। समझिए, पढ़त रहा, मम्मी खुश, पापा खुश, जी अब भी खुश, कल के दिन जॉब मिल जाए भैया, सेटल लाइफ सेटल हो जाए, यानी कि जीवन भी आपका पूरा क्या हो जाएगा, जीवन में आप खुश रहेंगे। तो पढ़ाई से आसान तो कोनो चीजें नहीं यार भैया, ठीक है। दुनिया खुश रहती है पढ़ाई से। फिर यानी कि थाली और थली भैया, इससे आप लॉजिक लगाएंगे कि ये दो भाषाओं भैया यानी कि देखा जाए तो कहें 92 संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। फिर उसके बाद भैया बोडो और डोगरी, इसमें देखिए तो ए भैया वर्ण, ए वाला वर्ण, जहां से बोडो समाप्त हो रहा है जिस वर्ण से, वहीं से डोगरी स्टार्ट हो रही है। ठीक, तो इससे थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो एक चीजें आप अपने मस्तिष्क में स्टोर कर सकते हैं। अब आता है संशोधन पे। संशोधन पे अगर देखें भैया 21वां, एक देखते हैं ना सीक्वेंस में रहा 21वां 71वां, लेकिन फिर 91 मत लाइएगा, 91 के बाद 92 लाइएगा। ठीक, 21वां 71वां और 92। इस ईयर नहीं पूछता है, याद आपको इच्छा है याद कर लीजिएगा, अच्छी बात है, लेकिन मतलब ईयर्स नहीं पूछता है, यही संविधान संशोधन पूछते हैं। तो आशा करते हैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। 8वीं अनुसूची में ये सारी भाषा, एक बार हम रिवीजन करते हैं 14 मानक भाषाओं को। ठीक, तो यानी आँख थोड़ा सा बंद कीजिए और आँख बंद करके भैया आप इमेजिन कीजिए कि हम सारी चीज़ों का एक मैप अपने मस्तिष्क में लाइए। ठीक है, और सोचिए सबसे ऊपर कौन सी है, सबसे ऊपर भैया का से कश्मीरी, का से भैया कश्मीरी एक लैंग्वेज है, कश्मीर राज्य है भैया, तो का से क्या हो गया कश्मीरी। फिर उसके नीचे थोड़ा आइए, पंजाब है भैया, पंजाब से पंजाबी हो गई। उसके नीचे आप आइए, राजस्थान को छोड़ दीजिए, और उसके बाद नीचे आएंगे भैया गुजरात, गुजरात से भैया राज्य में कौन सी ज्यादा भाषा बोली जाती है, गुजराती भैया, गुजरात से गुजराती हो गई। फिर उसके नीचे थोड़ा आएंगे भैया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से माँ से महाराष्ट्र, माँ से मराठी हो गई भैया। फिर उसके नीचे गोवा छोड़ दीजिए, ठीक है, गोवा में हालांकि कोंकणी बोली जाती है, उसे छोड़ दो। ठीक है, उसके नीचे आएंगे भैया कर्नाटक, का से कर्नाटक, का से कन्नड़ हो गया। फिर उसके नीचे आप आएंगे भैया कौन सा होगा केरल, केरल में एक स्पेशल भाषा बोली जाती है मलयालम भैया, याद करिएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके नीचे बगल में ही तमिलनाडु, ता से तमिलनाडु, ता से तमिल बोली जाती है भैया, इससे याद हो गया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण भाषा है भैया, जहाँ पे मूवी वगैरह बहुत ज्यादा बनती है वहाँ पे तेलुगु में। ठीक है, तो आज से आंध्र प्रदेश हो गया भैया, और आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में बोली जाती है तेलुगु। और आंध्र प्रदेश के राज्य भी ऐसा है जो भैया भाषा के आधार पर पहली बार इसका गठन किया गया था 1953 में। ठीक, फिर उसके ऊपर आप जाएंगे भैया ओडिशा, ओ से ओडिशा, ओ से ओडिया भाषा भैया। फिर उसके ऊपर जाएंगे पश्चिम बंगाल, बा से बंगाल, बा से बांग्ला हो गया। फिर उसके ऊपर बीच में जो पूर्वोत्तर राज्य के 7 राज्य हैं उसमें से एक देखिए भैया कौन सी है, एक है असमिया है, मतलब आ से असम, आ से असमिया भाषा। और इसमें अगर हम बात करें भैया 3 मुख्य भाषा है, कौन कौन सी है समझ गए, एक हो गई आपकी हिंदी, और दूसरी हो गई संस्कृत, और तीसरी हो गई भैया उर्दू। ठीक, अब 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें एक भाषा ऐड किया गया सिंधी, दूसरा किया गया 71वां संविधान, उसमें 3 भाषा ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यानी कोंकणी, उसमें मैंने लॉजिक क्या बताया, अणावर्ण का प्रयोग किया गया है, इससे आप दोनों पहचान कर लीजिए, और एक विदेशी भाषा नेपाली, और ये एक आप उच्चारण करें तो तीनों का यानी कि उच्चारण सेम का, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक, और फिर उसके बाद 92 संविधान संशोधन किया गया, 4 भाषा को ऐड किया गया, कौन कौन सा, एक आपका हो जाएगा भैया संथाली, मैथिली, दोनों में अगर देखा जाए 2 वर्ण आ रहे हैं, 2 और 2 अक्षर। ठीक है, थाली, थली। ठीक, फिर उसके बाद अगर देखा जाए भैया तो इन्हें 2 भाषा बच रही हैं, वो 2 भाषा कौन सी, बोडो, डोगरी। जहाँ पे ड से भैया बोडो खत्म हो रही है, वहीं पे डोगरी ड से स्टार्ट हो रही है, इससे पहचान कर लीजिएगा। तो ये भैया याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे वीडियो फिर से आगे पीछे करके भैया सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक, तो आशा करते हैं 8वीं अनुसूची आपको याद हुई होगी। ठीक, अब बात आती है भैया किसका, 9वीं अनुसूची को। ठीक है, ये भैया 8वीं अनुसूची तक मूल संविधान में आता था। ठीक, समझ गए, ये कहाँ था भैया, मूल संविधान में था। अब 9वीं अनुसूची में अगर हम बात करें
तो 9वीं अनुसूची को भैया किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है भैया, पहली बात तो, ठीक है, 9वीं अनुसूची, ठीक है। ये भैया 9वीं अनुसूची जो है इसको जो लाया गया था भैया वो पहला संविधान, ठीक है, यानी फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था, पहला संविधान संशोधन, ठीक है, 1951 में किया गया। लेकिन भैया आप ये देख रहे हैं 50 में 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये देश आपका लागू हुआ, ठीक। और आप देख रहे हैं 1 साल के अंदर ही आपको संशोधन करने की आवश्यकता हो गई, ठीक है। तो इस संशोधन हुआ तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा, ठीक, समझ गए। तो कोई तो रीजन होगा भैया इसको लाने के लिए। रीजन बहुत बड़ा है भैया, उस समय था एक बहुत ज्यादा जमींदारी प्रथा चरम सीमा पे थी, ठीक है, जमींदारी प्रथा ये क्या था भैया, बहुत ज्यादा ही चरम सीमा पे थी। मतलब जमींदार किसको कहा जाता है, जमींदार भैया उसको कहा जाता है जिसके अंडर में अगर देखा जाए तो 20-20, 50-50 एकड़ जमीन हुआ करती थी, 100-100 एकड़ जमीन हुआ करती थी। यानी अगर देखा जाए भैया 20-20 बीघा, 100-100 बीघा, 100-100 बीघा हुआ करता था। एक व्यक्ति के पास 100 बीघा खेत है और एक व्यक्ति के पास भैया एक भी बिस्वा खेत नहीं है। मतलब एक व्यक्ति चाहे उसका प्रति 50 बीघा है, उसमें कोई भी कृषि नहीं की जा रही है, और एक व्यक्ति भैया ऐसा भारत का है जिसके पास लहसुन धनिया बोवे खातिर एक को बिस्वा खेत नहीं है, ठीक। तो यार तो कहीं ना कहीं गलत है चीजें। किसी के पास दुनिया की भारत की सारी संपत्ति, सारा पैसा एक ही व्यक्ति की जगह स्टोर कर देंगे तो और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा। तो इसी समय बात करें भैया तो एक भारत सरकार द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इन जो जमींदार हुआ करते थे भैया, इन जमींदारों से, ठीक है, इनकी जमीन एक प्रकार का छीनना कह लो, एक प्रकार का लेना प्रारंभ कर दिया। और इन्होंने भारत सरकार क्या सोची कि जो भैया भारत सरकार है इनसे क्या करेगा, जमींदारों से जमीन क्या करेगा भैया, लेगा। और लेकर ये भारत सरकार क्या करेगी, ये भारत सरकार भैया, ठीक है, काम क्या करेगा, ये करेगा जैसे सार्वजनिक कोई संस्था बना दिया, ठीक है, सार्वजनिक संस्था का निर्माण कर दिया, समझिए। मतलब इनसे जमीन लेकर भैया मान लो एक सरकारी स्कूल कर दिया जिसमें सबका हित होगा। तालाब बना दिया, उस समय 50 में भैया तालाब बहुत ही महत्वपूर्ण, आज पंपर सेट हो गए हैं, टिब्बल हो गया है, समझ लो, यानी कि मोटर वगैरह हो गई, आप बटन दबाए ऑन हो गई। उस समय 50 में थोड़ी थी ऐसी स्थिति, और 40 करोड़ आबादी थी भारत की उस समय। आज भारत की 142 करोड़ आबादी हो गई है, ठीक। तो उस समय अगर बात करें भैया तो सार्वजनिक संस्थाएं सोचा कि भारत सरकार, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्या था सरकार थी, उन्होंने सोचा कि ऐसा इनसे जमीन लेकर जमींदारों से हम सार्वजनिक संस्था का निर्माण करवा दें, तालाब सार्वजनिक कर दें, समझिए, तालाब भैया, कुआं वगैरह हो गया, तो इन सब का मतलब ऐसे अच्छी चीज बनवा दें। कॉलेज हो गया भैया, मेडिकल कॉलेज हो गया, और सारे डिग्री कॉलेज वगैरह हो गया कि जिसमें सबका हित हो, ठीक। अब जब इनसे भारत सरकार इन जमींदारों से जमीन लेना प्रारंभ कर दिया तो जमींदार, स्वाभाविक सी बात है, ऐसे थोड़ी ना देंगे, कोई व्यक्ति समझदार है तो वो दे देगा। कुछ ऐसे व्यक्ति रहन भैया इतना खुरापाती दिमाग वाला होता है कि ये जान ला कौन कहन कि डहे बजरे हम पूरा जीवन कैसो तिनका तिनका जोड़ के हम बनाए, और तू आए कि हमसे मांगा का हमारी जमीन। अब भारत सरकार सोची कि तो ऐसा देगा नहीं, जबरदस्ती छीनने का प्रयास भी किया गया। तो आपको पता होना चाहिए अंबेडकर जी मौलिक अधिकार में एक जोड़े, संविधान में क्या किया है, मौलिक अधिकार में भैया एक संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इसका संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया है, आपको पता होना चाहिए। यानी कि इसका तात्पर्य है भैया हमारे मौलिक अधिकार में, यदि आपकी संपत्ति किसी भी संस्था द्वारा, किसी सरकार द्वारा, ठीक है, छीना जा रहा है तो आप क्या करेंगे, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। अब समस्या यहाँ पे ये आई कि जब जमींदारों से जमीन छीनना प्रारंभ कर दिया गया भैया, तो इन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि भारत के नागरिकों को सभी को प्राप्त है संपत्ति का अधिकार।
इन्होंने छीनना प्रारंभ किया सरकार ने, और यहाँ इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके भैया, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 32 का प्रयोग करके भैया इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिए, ठीक। और यदि आप करना चाहते हैं हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके तहत 226 के तहत भैया कर सकते हैं। तो अपील कर दिए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आ रहा है भैया, उनको जब सरकार किसकी थी, पंडित नेहरू जी की थी, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है नेहरू चाचा आपका है भुलाता, इनसे जो उन्हें जमीनियां आप छीने चाहता, यानी कि वह कहा है संपत्ति का अधिकार है, इनका मूल अधिकार है, और आप क्या करेंगे, ऐसे तो जमीन छीन नहीं सकता किसी भी कीमत पे, समझिए। जब इन्होंने छीनना प्रारंभ किया तो कुछ जमींदार अपील कर दिए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि मेरा मूल अधिकार है संपत्ति, ठीक है। आपको पता होना चाहिए संपत्ति का अधिकार कहाँ है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल भैया 32 इससे संबंधित है, सॉरी 31 संबंधित है, और आर्टिकल भैया देखा जाए तो 19F संबंधित है, इसमें संपत्ति का अधिकार का प्रावधान किया गया। इन्होंने इसका क्या किया, इनका मूल अधिकार हो गया लोगों, भारत के लोगों का, और आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। अब उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि पंडित नेहरू से नेहरू चाचा ये भूलत, ठीक है, इनका मूल अधिकार है। अब नेहरू चाचा का अब ये भी लिखा है कि यानी कि संविधान के मूल ढांचा को परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता, कुछ नए चीज मतलब निगेटिव चीज वहां से मतलब उसका जो मूल ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ ऐसे निगेटिव चीज ऐड नहीं कर सकते हो या उसको खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक, पॉजिटिव में कोई काम करना होगा। चाचा तो बौखला गए। अब जब उनके अच्छा उन्होंने कहा कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अच्छा क्या करें जो मतलब ये भैया इनसे जमीनों को हम ले सकते हैं, और वो भी मतलब हम गलत तरीकों से नहीं भैया काम करना चाहते हैं, तो सार्वजनिक चीजों को सबके हित में काम करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ आप पहले, सबसे पहले संसद द्वारा ऐसे नियम बनाइए या ऐसे कुछ चीज लाइए या ऐसे कानून ला दीजिए कि जिसमें क्या होगा कि भैया उससे इन जमीनों को ले लिया जा सके, या फिर आप ऐसा शेड्यूल जोड़ दीजिए और उसमें ले जाकर जमीन को ऐड कर दीजिए, रख दीजिए, ठीक, और रख देंगे और उसमें लिख दीजिए कि भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता। आप उनके विचार हैं तो यही भैया भारत सरकार जो थी, नेहरू जी की जो सरकार थी, फिर क्या किया, इस शेड्यूल को लाया, कौन सा भी है, 9वीं अनुसूची को लाया, ठीक है, मतलब एक प्रकार का समझ लो, एक डिब्बा है भैया, ठीक है, ये 9वीं अनुसूची हो गई, एक डिब्बा हो गया। अब इसमें क्या होगा, जो जो चीजें को यहाँ पर जो जो विषय को इसमें डाल दिया जाएगा उस पर भैया क्या होगा, न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा। तो इन्होंने 9वीं अनुसूची लाया, और इस 9वीं अनुसूची में अगर हम बात करें भैया क्या किया गया, पहली बात आपसे प्रश्न पूछेगा 9वीं अनुसूची को किसके खिलाफ लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। दूसरा उद्देश्य भैया अगर दूसरी बात करें यहाँ पर, तो ये भैया इसको जमीन से संबंधित था भैया, यानी भैया भूमि सुधार इसको कहा जाता है, क्या, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन कानून से संबंधित है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भैया, ठीक है, 9वीं अनुसूची से ये किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन कानून से संबंधित है। समझिए, मूल संविधान में अगर जब इसको ऐड किया गया 1951 में, तो इसमें भैया कुल कितने विषय अधिनियम थे, तो कुल 13 अधिनियम थे, ठीक है, कितना, 13 अधिनियम था। तो यानी आप कह सकते हैं मूलतः अगर देखा जाए तो इसमें कितने अधिनियम है भैया, इसमें 13 अधिनियम है। लेकिन आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कितने अधिनियम है, तो 284 अधिनियम है भैया, कितने हैं, 284 कब भैया, वर्तमान में, ठीक।
तो ये भैया और दूसरी बात अगर ISO तो विशेष यहाँ पे छोड़ो, ये इतना ध्यान दीजिएगा कि इन 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन लाया गया। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में आया था, ठीक है। कि किस कारण से इसको जोड़ा गया है भैया, इसका उद्देश्य क्या था, तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था भारत में, समझिए। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो भैया किससे संबंधित है ये 9वीं अनुसूची, तो भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन कानून से संबंधित है। इसमें मूलतः कितने अधिनियम थे, कितने कानून थे भैया, 13 थे। वर्तमान में कितने हो गए, 284 हो गए, ठीक। अच्छा, एक केस और बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए भैया आपके पास जमीन है, ठीक है, और आपको भैया ये जो संपत्ति का अधिकार दे दिया गया, इसको तो भैया 44वां संविधान संशोधन 1978 में खत्म किया गया ना, खत्म भी नहीं किया गया, इसको यहाँ से उठाकर ले जाकर कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया, यानी एक विधिक के रूप में रख दिया गया। अब ये मूल अधिकार को हटा दिया गया 1978 से, ठीक। तो इसमें अगर बात मान लीजिए आपका भैया एक खेत है और खेत में सरकार क्या कर रही है, विकास करना चाहती है, विकास करेगी तो जब आपका सहयोग होगा तभी होगा। अब आपका ये भैया खेत है, ठीक है, जमीन है, और यहीं पे आप क्या किए, मकान अपना बनवा लिए हो, ठीक। अब यहीं से भैया यानी कि एक रेल की पटरी भैया क्या कर दी जाए, बिछाई जा रही है, ठीक। तो अब ये रेल की पटरी ऐसे सीधी ही होती है भैया, समझिए, इधर तिरछा बनानी है, यहाँ लिखेंगे इस वजह से, तो सीधी है और इसको सीधा चाहिए। अब बीच में आ गया आपका मकान, तो अब सरकार चाह रही है कि जब तक आपका मकान हटेगा नहीं तब तक क्या होगा भैया, ये बनेगा नहीं। तो मकान हटाने का तात्पर्य यहाँ पे है भैया कि जो हटाएगी तो आपको उसको सरकार द्वारा मुआवजा भी दिया जाएगा, या हो सकता है आपको जमीन दिया जाए, वहां घर मकान बनवा के दिया जाए, या फिर भैया आपको पैसा दे देगा, दुगना दुगना पैसा देता है, कीमत के से अधिक पैसा देता है, ठीक है। तो लेकिन आपने अटल हो गया कि अरे कैसे हटा दी, हमारी जमीन है, हम थोड़ी ना हटा दे। तो उन्होंने क्या, आपने कह दिया कि नहीं हटाना, और आप क्या कहा था, देखा भैया हम हटाओ ना, तो क्या इतना जरूरत हमें पिछड़वा कैसे घुमा जा, हम अपन घर न तोड़ा, ठीक। तो अब इनका बकलोल का इतना नहीं पता कि ऐसे कैसे ट्रेन की पटरिया भैया घुमा ली जाए, नहीं घूमेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं भी एक दुविधा बन गई, एक में विकास की अगर रास्ते में एक रोड़े का काम कर रही है, तो ये सारी चीजों को अब रेल की पटरी बिछ जाएगी तो सबका हित होगा, और इसके बदले में दे तो कहीं ना कहीं ये भी चीज इससे जुड़ा था। अब बात आती है, तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें थी। अब हम पढ़ते हैं भैया 10वीं अनुसूची को। अब 10वीं अनुसूची को पढ़ते हैं। यहाँ पे 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें भैया, 10वीं अनुसूची, ठीक है, इसको कब लाया गया भैया, तो इसको लाया गया था 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985 में लाया गया। एक किससे संबंधित है भैया, तो एक दल बदल संबंधी प्रावधान से है। किससे है भैया, दल बदल से संबंधित है, समझिए। इसमें ये बताया गया भैया कि अच्छा ये लाने का रीजन क्या था, तो यानी भैया इसको लाने का रीजन आप देखें 85 में, यानी कि 84 में अगर देखा जाए, 1984 में भैया, तो इंदिरा गांधी जी की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। और इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई तो भैया उसके बाद भारत का जो पीएम बन रहा है, ठीक है, कौन बनता है भैया, समझिए, राजीव गांधी जी बनते हैं, ठीक है। तो राजीव गांधी जी जब ये पीएम बने तो इनकी सरकार में अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें दल बदल संबंधी प्रावधान आए थे। मतलब दल मतलब भैया पार्टी होती है, पार्टी को बदलना। जैसे कि आप मान लीजिए, एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि मान लीजिए आप ये जो है भैया बीजेपी है, और बीजेपी में क्या हुआ, आपने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और यहाँ क्या हो गई, आपकी जीत हो गई, ठीक। आप कोई भी
विधानमंडल से ज्वाइन किया है या संसद से, ठीक है। तो यानी लोकसभा का चाहे चुनाव लड़े हों चाहे विधायक का चुनाव लड़े हैं और उसमें बीजेपी की तरफ से आपने जीत लिया। अब जीतने के बाद आप कहा था कि हम जाएंगे कहाँ भैया, कांग्रेस की में, ठीक है। अब भैया जब कांग्रेस में आप में जाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ भैया अगर देखा जाए तो दल को बदला जा रहा है ना, पार्टी को बदली जा रही है, ठीक। तो यही को कहा जाता है दल बदल संबंधी प्रावधान। तो ये बहुत ज्यादा चरम सीमा पे कहाँ देखी गई, 1985 के आसपास में देखी गई थी भैया। कहाँ पे, राजीव गांधी की सरकार में, उस समय उनकी सरकार में दल बदल का प्रावधान किया गया था। और एक बहुत बड़ा अवधारणा उस समय प्रचलित थी, आए राम गए राम। मतलब आया राम, एक व्यक्ति आया कहाँ पे, बीजेपी में, और फिर जब जीत गया वो चला गया दूसरी पार्टी में। तो ऐसा नहीं है। अब इसमें लाया गया 10वीं अनुसूची को, जब भैया 85 में लाया गया, इसमें कह दिया गया कि यदि आप जीतने के बाद यदि कोई दल बदल करते हैं तो आपकी सदस्यता को क्या कर दिया गया है, कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे यानी कि सदस्यता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। यानी कि यदि आप चुनाव लड़ते हैं किसी भी संसद या विधानमंडल से और आप में पार्टी को बदल रहे हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी जीतने के बाद, ठीक। और लेकिन इसमें ये भी बताया गया कि यदि 2/3 सदस्यों द्वारा, ठीक है, पार्टी को चेंज किया जा रहा है तो यहाँ पे सदस्यता को नहीं समाप्त किया जाए। 2/3 मतलब मान लीजिए बीजेपी के 100 सांसद जीते और जीतने के बाद इसमें से 100 में से 2/3 सदस्य क्या किए, पार्टी को चेंज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सदस्यता को नहीं समाप्त की जाएगी। 2/3 कितने होंगे, लगभग 66 व्यक्ति होंगे। 66 व्यक्ति बीजेपी की पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो नहीं की जाएगी। लेकिन एक मेंबर कर रहा है या इससे कम कर रहा है तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। इसी रीजन से 10वीं अनुसूची को लाया गया भैया। और ये किससे संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित है। और इसी को भैया दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, ठीक, समझिए। यानी कि भैया कह सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक, समझिए। तो दल बदल विरोधी कानून किसको कहा जाता है, तो 10वीं अनुसूची को। अब आता है भैया 73वां संविधान संशोधन, सॉरी हाँ 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची ऐड की गई है। ग्यारहवीं अनुसूची ये किसके द्वारा लाया गया है भैया, तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक। कब लाया गया था, इसको लाया गया था भैया 1992 में। कुछ किताबों में 93 लिखा गया है लेकिन 92 से ही होगा, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। संशोधन 92 में ही हुआ था। तो 11वीं अनुसूची को लाया गया भैया 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में लाया है। किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। इसमें बताया गया पंचायत से संबंधित कोई भी यानी स्थानीय एक सरकार होती है ना, लोकल सरकार जो होती है उसी को कहा जाता है पंचायती राज, ठीक है। तो यानी कि भैया अगर हम बात करें गांव में ये बनती है, ठीक है, शहर में नहीं बनेगी। शहर 12वीं अनुसूची से संबंधित है, केवल में लोकल एरिया में गांव की बात की जा रही है, ठीक। तो 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लाया गया है भैया, ठीक। विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें किसका प्रावधान किया गया, पंचायती राज से संबंधित कोई भी नियम बनाना होगा, कोई कानून बनाना होगा, कोई इसके अधिकार के लिए, प्राधिकार के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। किससे भैया, तो 11वीं अनुसूची को किया गया है। विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बताया गया कि इसमें अगर हम किसी भी विषय को सम्मिलित कर देंगे, ठीक, एक चीज भैया
हाँ, तो अगर हम बात करें भैया तो एक 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें ये बताया गया कि यदि हम जो भी इसमें विषय सम्मिलित कर देंगे उस पर कानून नियम कुछ भी बनाना होगा तो कौन बनाएगी? पंचायती राज बनाएगी। ठीक है, यानी पंचायती जो लोकल सरकार है भैया वो बना सकती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुल कितने विषय हैं? तो कुल 29 विषय को सम्मिलित यहाँ पे किया गया है। और इस 29 विषय पे अगर देखा जाए तो कोई भी नियम बनाना होगा तो पंचायती राज बनाएगी। ठीक है, यानी जो पंचायती सरकार होती है भैया वो बना सकती है, जिसको आप गाँव की भाषा में प्रधान कहते हो। ठीक है, मुखिया जो होता है, समझ गए? तो ये लोकल सरकार की बात करती है। उसी प्रकार अगर हम बात करें भैया तो फिर आया 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में अगर देखा जाए यहाँ पे तो 12वीं अनुसूची को कब लाया गया? तो इसको भी 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, किया गया कब? 1992-93 में। ठीक है, इसके तहत इसको कौन जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें किसका प्रावधान किया गया है? इसमें भैया किया गया है नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित किया गया है, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, तो यानी कि भैया यहाँ पे नगर पालिका से संबंधित कोई नियम बनाना होगा, कोई भैया कानून बनाया होगा, इनके अधिकार की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कहाँ पे? 12वीं अनुसूची में किया गया। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो इसमें भैया 18 विषय हैं। यहाँ पे 29 विषय हैं, यहाँ पे 18 विषय हैं। यानी 18 विषयों पर कुछ भी नियम बनाना होगा तो ये नगर पालिका बनाएगी। यानी ये सरकार कहाँ पे? लोकल एरिया में, शहरों में होती है। जो छोटे छोटे शहर होते हैं ना वहाँ पे बनती हैं ये सरकार नगर पालिका वाली। जबकि नगर पंचायत वाले की बात करें भी, सॉरी, वहाँ पंचायती व्यवस्था की बात की जाए तो ये भैया गाँव के एरिया में बनती हैं। ठीक, तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने ये सारी 12 के 12 अनुसूची को मैंने कवर करा दिया बहुत बेहतरीन तरीके, बहुत सरलतम भाषाओं से। और पहली बात तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप चीज़ों को एकदम रटे होंगे। लेकिन अब पता चल गया कि 9वीं अनुसूची को कैसे लाया गया, फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची को क्यों लाया गया, दल बदल है क्या, आप पढ़ लीजिए दल बदल। कुछ लोग अच्छा पार्टी कहते हैं लोग तो समझ में नहीं आता, लेकिन दल की बात जहाँ आती है कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो कुछ को ये भी नहीं पता दल का मतलब क्या हुआ। तो दल बदल का मतलब हुआ दल बदल, मतलब दल को बदला जा रहा है। तो एक बार रिवीजन करते हैं भैया। ठीक है, 7वीं अनुसूची हो ही गई थी दूसरी क्लास में। 8वीं अनुसूची में अगर हम बात करें तो कितनी मानक भाषाएं हैं? तो भैया विशेष ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में 14 मानक भाषाएं थी। वर्तमान में भैया अगर देखा जाए तो 22 भाषाएं हो गई हैं। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। पहली जो 15वीं भाषा को जोड़ी गई है सिंधी, उसको 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1967 में। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, जिसके तहत 3 भाषा को जोड़ा गया, सिंधी, समझिए, सॉरी सिंधी तो पहले हो गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर उसके बाद अगर देखा जाए भैया तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया, उसमें 4 भाषा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को जोड़ा गया। तो इस प्रकार भैया ये थी। अगर हम देखें पूरा एक बार रिवीजन करें तो काशी कश्मीरी, फिर उसके बाद नीचे आएंगे पंजाबी हो गया भैया, गुजराती हो गया, गुजराती के बाद फिर अगर देखा जाए मराठी, फिर कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, और नेपाली, संथाली और मैथिली, बोडो, डोगरी, ये हो गई 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें भैया तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, जिसके तहत लाया गया। ये भैया भूमि सुधार उन्मूलन से संबंधित है। जमींदारी प्रथा को समाप्त करना इसका मूल उद्देश्य था। और फिर भैया इसको लाया गया और इसको भी भैया क्या कहा जाता है, हाँ, तो ये जमीनों से संबंधित था, जमींदारी। तो यहाँ ये हो गए 9वीं अनुसूची में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भैया तो 10वीं अनुसूची दल बदल से 10 से दल बदल। ठीक है, यानी कि अपनी पार्टी को चेंज करना जीतने की बात। तो इसमें क्या हो गया, इसको समाप्त कर दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी। फिर 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें 29 विषय को सम्मिलित किया गया है, विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताया भैया, याद आ गया मुझे, ये जो भैया 9वीं अनुसूची है, ठीक है, 9वीं अनुसूची में ये बताया गया भैया कि ये जो जमींदारी प्रथा थी, ठीक है, समझिए, और इसमें साथ ही साथ ये बता दिया गया कि यदि इस 9वीं अनुसूची में किसी विषय को हम ऐड कर देते हैं तो उस पर न्यायिक समीक्षा
नहीं की जा सकती। किसकी मतलब कोई भी न्यायालय भारत का होगा वह क्या करेगा, किसी भी कीमत पर उस पर अपना जजमेंट नहीं दे सकता। लेकिन फिर भैया 24 अप्रैल 1973 में एक केस आया था भैया, किसका, केशवानंद भारती का। ठीक है, केशवानंद भारती वाला ये जो केस आया 24 अप्रैल 1973 में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या दिया, अपना जजमेंट दिया कि इन्हें की कहा कि जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी समझ गए, यानी कि यहाँ पर कोई भी संशोधन आपको संविधान में करना है, समझ गए, तो क्या करेंगे, उस संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है उसको ना बदल करके आप कोई अच्छे पॉजिटिव चीज ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो केशवानंद भारती मामले में ये बताया गया कि इसमें ये सम्मिलित 1973 के बाद अगर कोई भी पहले 1973 के पहले कोई भी विषय को यदि इस अनुसूची में डाल दिया गया है तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन 1973 के बाद यदि कोई भी विषय को डाला जाएगा तो उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती, मतलब न्यायालय जजमेंट दे सकता है। ठीक, ये बताया गया। लेकिन फिर उसके बाद 1981 में आया था भैया, 1981 में एक केस और आया, वामन राव मामला आया। वामन राव मामला में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तरीके से बता दिया कि किसी भी कीमत पर अब जो 1973 तक जितने भी आप विषय इसमें ऐड कर दिए हैं उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन 1973 के बाद जितने भी विषय आएंगे अगर आप इसमें ऐड करेंगे उस पर न्यायिक समीक्षा भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा की जा सकती है। ठीक, तो विषय ध्यान दीजिए। तो ये हो गया भैया। ग्रामीण में मैंने बताया पंचायती राज 29 विषय। ठीक है, ब्राह्मी को लाया गया है भैया 74वां संविधान संशोधन द्वारा, और फिर उसके बाद भैया 18 विषय नगर पालिका से संबंधित है। अगर यहाँ पे देख रहे हो तो यानी कि पहली आवश्यकता पड़ गई 9वीं अनुसूची जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जहाँ 51 आप देख रहे हैं, याद ऐसे कीजिएगा कि 1951 में पहली लाया गया था, और फिर उसके बाद अगला जो अनुसूची आएगी 51 से ही आएगी, समझे। तो 51वां संविधान संशोधन तो 1985 में हुआ था, राजीव गांधी की सरकार जब उथल पुथल मची थी। फिर उसके बाद भैया 73वां के बाद 74वां आ गया भैया। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, सारी चीजें आसान। तो आशा करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत आसान भाषाओं में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और ना भी याद हो रही हैं तो वीडियो को 1-2 बार, ठीक है, देख लीजिएगा, सारी चीजें आपके मस्तिष्क में स्टोर हो जाएंगी। आपको यूट्यूब पर इस तरह वीडियो नहीं मिलेगी भैया, मैप के जरिए मैंने सारी मानक भाषाएं कवर करा दी है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, वैकेंसी आए या नहीं आए, लेकिन अपने आप को मजबूत रखिए, अपने हथियार को भैया। रणभूमि में जाना होगा तो स्वाभाविक सी बात है, खुरपी लेके थोड़ी न जागा, नहीं सोचा तो चक्कू खुरपी का जमाना चला गया। अब भैया हथियार लेके जाए पड़े। मेरे कहने का तात्पर्य है लोग आज के डेट में डेली पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1 मंथ में कम से कम 25 दिन तो पढ़ाई आपको करना ही चाहिए। अगर एक दिन आप पढ़ाई नहीं करती हैं तो आप समझ लीजिए 1 हफ्ता पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन आपके साथ ही आपका दूसरा व्यक्ति जो कंपटीशन में है वो तैयारी कर रहा है, वो 1 हफ्ते की पढ़ाई 1 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो आशा करते हैं आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, खुशहाल रहिए, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हथियार को मजबूत रखिए, जब भी समय मिलेगा वार करने के लिए तब आप कीजिएगा। ठीक है, वैकेंसी आज नहीं तो कल आनी है। आप 1-2 एग्जाम को टारगेट बनाइए, उसका सिलेबस निकालिए, सिलेबस निकालने के बाद उसी को एनालिसिस कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए, सारे सिलेबस को कवर कर लीजिए। और फिर जब भी वैकेंसी आएगी, आज नहीं तो भैया कल, तो आज अच्छी सरकार नहीं है लेकिन कल तो अच्छी होगी, जो भी सरकार होगी, समझिए कोई पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ी ना ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो जब भी आएगी आप अपने हथियार को मजबूत रखेंगे, अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे और भैया सारे सिलेबस को कवर रखेंगे तो पहले बार में ही आप सिलेक्शन लीजिए। जरूरी थोड़ी 25 फॉर्म डालो तभी आपको सिलेक्शन मिले। ठीक, तो आशा करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को मैंने समझाया, और यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और चैनल को मेरी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप मुझे मोटिवेट मिले भैया, और मैं और बेहतरीन तरीके से और अच्छे अच्छे टॉपिक को लाऊं आपके बीच में और सारी चीज़ों को कवर कराऊं, जिससे आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो आशा करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।